योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण तय किए गए थे। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और आज हम एक्सपर्टीज के जरिए ये बताएंगे आपको कि हर चरण में क्या कुछ खास रहा और ये पूरा जो चुनाव कैंपेन रहा वो किसके इर्द गिर्द। अगर यूं बात करें तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो एक बदलाव के लिए 2014 में उन्हें एक रिकॉर्ड मतों के साथ में जीत दर्ज कराई। बीजेपी पहली बार क्लियर मेजोरिटी के साथ सत्ता में है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद का भावनात्मक कार्ड चला और मोदी प्रधानमंत्री। लेकिन तीसरी बार चुनाव कैंपेन का जो शुरू हुआ, मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सिलसिला बढ़ा तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, शहजादे और पता नहीं क्या क्या, मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया। तुष्टीकरण, ये वो जो कुछ हो सकता था। विश्लेषकों का मानना है कि अगर चाहा जाता इसमें तो मुद्दों के इर्द गिर्द ये बहस हो सकती थी, लेकिन मुद्दों से भटकाव हर राजनीतिक दल ने किया और अब 400 के पार मोदी की गारंटी से शुरू हुआ यह सफर भाजपा का। अब मोदी जी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और वहां 2 दिन ध्यान लगाए। उधर कांग्रेस ने कहा है कि अब मोदी जी का किताब पढ़ने का वक्त आ गया, उन्हें पढ़ना चाहिए। 4 तारीख के बाद में उनको लाइब्रेरी खोजनी चाहिए। खैर, बहुत सारी चीजें सामने आई है और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से जुड़े हुए और हमारे साथ आदित्य कांत जी जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दिल्ली में पूरे अगर इलेक्शन कैंपेन की चर्चा करें, देखिए जर्नलिस्टिक नजर सभी जगह एक जैसी होती है, लोग देखते भी हैं और बहुत सारी बातें भी आई। क्या चर्चा पूरे इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो रविंद्र जी, चुनाव में इस बार इलेक्शन कैंपेन अन्य चुनाव के वनिस्पत बड़ा अलग हटके रहा है। लास्ट का जो दिन रहा, आज मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा। पंजाब में दोनों लीडर्स ने सभाएं खत्म की हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी, राहुल गांधी ने भी। तो एक तरह से देखो कितनी चैलेंजिंग राजनीति रही है। इधर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला और उधर देखें तो इंडिया गठबंधन का पूरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने जबरदस्त। और बड़ी बात इसमें यह रही कि किसी भी सूरत में कांग्रेस गांधी परिवार के मतलब ये दोनों बहन भाई दबे नहीं, डरे नहीं। लास्ट तक जबरदस्त मुकाबला रहा और अंत में नरेंद्र मोदी जी जो आज भाषण दे रहे थे वो यहाँ तक कह गए कि इंडिया गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाए वरना 7 पीढ़ी याद दिला दूं। मतलब ऐसी धमकी जैसी चीजें भी आ गई। तो यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि एक प्रधानमंत्री होकर किस तरह की जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश के लिए बड़ी हो है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन माने जाते हैं। उनकी बातों को लोग सुनते भी हैं, गंभीरता भी लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात हुई कि पंजाबी और पंजाबियत का मतलब पतन एक तरह से नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया है। तो यहाँ जाके ये खत्म हुआ है, चलो ये ठीक है। लेकिन जो आप बात करें हम 7 चरणों की पूरी, तो पहले 2 चरणों में चुनाव हल्का उठा, मानी। फिर जब कांग्रेस को लगा कि हमारा कुछ संभावनाएं बढ़ रही है तो जबरदस्त मुकाबले में फाइटें आ गई और ये मुद्दों से भटक गया और बयानों पे चुनाव आ गया। पूरा चुनाव एक दूसरे के वाद विवाद बयान पर चला। आप देखिए कि कोई ऐसी बात नहीं हुई कि भाई हम बेरोजगारी का, कभी कभार बोल दिया कि इतने लोग बेरोजगार दे देंगे, ये कर देंगे। कांग्रेस ने भी लालच की राजनीति करी कि 8500 रुपये, लाख रुपए महीने मजदूर महिला उसको इनको करेंगे, है ना। और बीजेपी भी वहां कोई पीछे नहीं हटी कि वो भी अपने इस तरह के। लेकिन लालच जनता में आएगा कि नहीं, वो राजस्थान में आप देख चुके हैं कि खूब लालच राजस्थान में कांग्रेस ने दिए थे पर नहीं बना पाई सरकार। तो जनता देखो अब इस लालच में फंसती है कि नहीं, 8500 रुपये में महिलाएं आती है कि नहीं, ये तो अब 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन चुनाव एक तरह से अमेरिका में आप देखें राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वहां जनता प्रत्याशी से
बिल्कुल मुखर होकर बात करती है कि आपने यूं किया, वो किया, वो किया। तो हालांकि भला ही जनता ने ना किया हो, लेकिन ये लीडरों ने आपस में किया कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। तुरंत जवाब आए कि वो शहजादे कह रहे हैं कि मैं, तो प्रियंका गांधी जी बोली कि वो मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, खुद तो कोट पैंट पहनते हैं लाखों का, कहाँ शहजादा होगा, मेरा भाई पैदल चला है। शहंशाह भी कहा, प्रियंका गांधी ने शहंशाह भी कहा। हाँ कि भाई पैदल पैदल चल गए हैं। मतलब इस तरह की जो वाद विवाद चला ना, ये एक जबरदस्त। तो दूसरा, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी पर थोड़ा, मैं कहना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ रहा है। मैं एक चैनल में देख रहा था, तो वो साफ बोल रहे थे कि केजरीवाल जी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देते हैं, और दोनों बोतलों पर उनको कमीशन मिलता है शराब का। तो जब कमीशन का आपको पता है मिलता है, तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, उसका नाम था कमीशन का। इस तरह की जो खुला रूप से सार्वजनिक जो देश के चैनलों पे बात हुई, एक बोतल, इसलिए हमने शराब की खुला रखी है, एक बोतल के साथ एक फ्री और दोनों पे कमीशन। उधर अब राहुल गांधी को देखें तो उन्होंने भी हमले ऐसे किए कि ट्रक ड्राइवरों से अच्छे हैं मोदी जी से, तो इस तरह की वो भी, मतलब जो भाषा थी दोनों ही पक्षों में। हाँ जी, चलिए मैं आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा सर, वापस लौटूंगा आपके पास में। मोदी जी, और हमारी जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कन्याकुमारी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं, जो चैनल पे आप जन टीवी पे दिखाई दे रही है आपको। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, अक्सर हम जब बच्चे थे तो सुना करते थे, वारे सरकार, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वारे सरकार तेरा खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। वो होता थे कि पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे की जो महंगाई से, और महंगाई हमेशा मुद्दा, लेकिन इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि विपक्ष ने मुद्दा तो उठाया, लेकिन सरकार ने उसे लगातार खारिज किया। और चुनाव प्रचार का कैंपेन बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से भी रहा, तो मोदी और विपक्ष को भी तीसरा इलेक्शन कैंपेन है जिसमें सब्जेक्ट जो रहा या जिस पर फोकस किया गया वो मोदी रहा। पहली बार बदलाव की बयार, दूसरी बार भावनात्मक राष्ट्रवाद, और तीसरी बार क्या लगा कारण आपको जिसके लिए मोदी के लिए पार्टी हो या चाहे उनके गठबंधन के दल हो, वो सब मुरीद थे और एक ही फोकस था मोदी। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बड़े सम्मान का सिलसिला रहा, और 10 साल से जिस प्रधानमंत्री को हम देखते रहे हैं, उनके साथ में हर जगह ऐसा लगा कि जैसे वो किसी और के रिप्रेजेंटेटिव है। तो भारत के नागरिकों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उनको भारत के संविधान के प्रियम्बल को लेकर के कोई चिंता नहीं। उनको विकास के नाम पर जैसे अडवाणी और इसका अंबानी का नाम लेके 22 लोगों के बारे में चंदे का घंटा वंडा सब सामने आया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इतने सहज रूप से आप कैसे पास कर सकते हैं प्रधानमंत्री को, जिन्होंने की सारी गरिमा नष्ट कर डाली, इस तरह की भाषा वो बोलते रहे और जिस तरह का जवाब उनको देना पड़ा दूसरे, लेकिन उन्होंने नीचे निम्न स्तर पर नहीं दिया। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, और एक अपने आप में एक गठबंधन था। यह कोई सब कांग्रेस का नहीं है, ये इंडिया का गठबंधन है कि ये मान रहा है कि देश के अंदर जिस तरह की तानाशाही का सिलसिला, जिस तरह कॉर्पोरेट का अपना जो दबदबा बनाने का सिलसिला किया जा रहा है, सब कुछ पब्लिक सेक्टर सब कुछ खत्म किया जा रहा है, ह्यूमन वेलफेयर या इंडिविजुअल वेलफेयर सब नष्ट करने का सिलसिला हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे चीजों को बदलने की चर्चा की जा रही है, उसको आप इतना सहज कैसे कह सकते हैं? ये सबसे दुर्भाग्यशाली पीरियड रहा है इस देश का, ये जो 10 वर्ष हो गए हैं, और आज अब वो वहां जा रहे हैं विवेकानंद के पास। विवेकानंद के पास में ध्यान मगन होने के लिए कि भाई वहां ध्यान करेंगे, ध्यान क्या करेंगे? ध्यान तो सामने दिख रहा है, लोग कैसे बेरोजगारी घूम रहे हैं, लोग कैसे महंगाई पे त्रस्त हैं, इनके बारे में सोचिए ना। और वो तो देवता हो गए, हम तो बायोलॉजिकल चीज भी नहीं रहे। वो तो कहते मैं किसी ने मुझे भेजा है और भारत की जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। तो आप देख क्यों नहीं रहे कि इन सारी बातों पर निगाह डालने की जरूरत है योगेन जी। इनको जब तक जनता के बीच में रूल रही है बड़े जोरों से, और यही वजह है कि ये जो सारा प्लान है, और जैसे आपकी सेंट्रल। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा। देखिए, अगर बात की मंचों से भाषण और भाषण का जो स्तर की बात करें, तो हर राजनीतिक दल ने उस छवि को धूमिल करने की कोशिश की है।
इसमें मुझे कहने में आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है योगेंद्र जी, सुन नहीं पा योगेंद्र जी। मैं आपकी आवाज ढंग से मैं आपकी आवाज ढंग से नहीं सुन पाया, लेकिन निसंदेह एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इसमें कि ये जो इलेक्शंस अभी कैंपेन पूरा जो कंक्लूड हुआ है, ये जो पूरा कैंपेन है, इसको इस बार जो अनप्रेसिडेंटेड रहा है वो इस तरह से रहा है कि इस बार बहुत ही विवादास्पद बयान जिन्होंने के मेन मुद्दों को बहुत ही साइडलाइन किया है, जो दिखता है दोनों ही मेन पार्टियों की तरफ से। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि हर जगह ये कंट्रोवर्शियल कमेंट्स छाए रहे, चाहे वो सैम पिट्रोडा हो या दूसरी पार्टी से हो, और प्रधानमंत्री जी को लेके भी तरह तरह के बीच में बयान आए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि 4 जून को ही ये डिसाइड होगा कि ये भी पता चलेगा, क्योंकि वोटर्स क्या एक्चुअली वास्तव में इन मुद्दों को वो तरजीह देंगे जो दिखाई दे रहे हैं, या जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे इश्यूज हैं जो शायद दिख नहीं रहे हैं, जो डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं कॉमन सिटीजन्स को, क्या उनके बैक ऑफ माइंड में वो सारे इश्यूज होंगे जब वो वोट करेंगे, ये देखने वाला होगा। पर इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार जो लेवल था या जो इश्यूज या जो स्पीचेस रही हैं वो काफ़ी आई थिंक बहुत ही बिलो पार रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो। और ये जो वोट्स का जो भी रिजल्ट्स होगा वो एक्चुअली इस चीज़ को जरूर एक दिशा में देने का एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि नेक्स्ट जो फ्यूचर के हमारे इलेक्शंस होंगे उनमें कैंपेन किस तरह का होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बीच में स्टेप इन किया है और नोटिस भी इशू किए हैं, पर वो क्या किस हद तक वो कंट्रोल करने में कितना कामयाब रह रहा है, और are these instructions or these directions, are they actually helping in curbing such comments or remarks which are uncalled for? ये सब देखने की बात है। और मुझे लग रहा है कि 4 जून के बाद शायद इस चीज़ को हम बहुत क्लियरली अच्छे से देख पाएंगे कि कौन से मुद्दे ज़्यादा डोमिनेट किए हैं। क्या ये ओरेटरी और जो बोलने वाली चीज़ें हैं उनको कहीं पे वोटर्स उनसे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुए हैं जिनकी वजह से रियल इश्यूज जो छिप गए हैं, या वोटर्स ने बातें सबकी सुनी हैं और उसके बाद भी उन्होंने अपने दिमाग और अपने इश्यूज को कंसर्न करते हुए वोट डाला है। तो ये जरूर हमें देखने को अभी 4 जून के बाद ही हम इस पे पूरी तरह से आई थिंक अच्छे से बात कर पाएंगे। जी योगेंद्र आदित्य जी, आपको लगता है कहने को बहुत कुछ था, अगर राजनीतिक दल चाहते उनके पास में जो तैयारी थी उसे फ्रंट पे लेके आना चाहिए था, लेकिन रोज मुद्दे गढ़े जा रहे थे, ये तलाश किया जा रहा था कि कौन क्या बोलेगा उसका मुझे रिएक्ट करना है। मुद्दों से ज्यादा भटकाव इस बात को लेकर के रहा कि बोल कौन रहा है पहले मन से, ताकि दिन भर पे उसी पर रिएक्ट किया जा सके। बिल्कुल योगेंद्र जी, अगर आप देखें तो मुद्दों से ज्यादा आपको लगता है राजनीतिक दलों का भटकाव था पूरा। बिल्कुल योगेंद्र जी, अगर आप हम इस कैंपेन को देखें, एक तो अनप्रेसिडेंटेड वैसे भी रहा कि इस बार ये कैंपेन बहुत लंबा चला, और कैंपेन क्या इलेक्शंस के जितने फेजेस हमारे रहे हैं आई थिंक 34 डेज के आसपास रहा है, तो उसमें एक तो बहुत सारी रैलीज में पॉलिटिशियंस को भी, मेन लीडर्स को भी मौका मिला काउंटर करने का और अपने बयान देने का। तो ऐसा लगता रहा कि कुछ ना कुछ इश्यूज को रेज किया जाता रहे और जिसके काउंटर में भी दूसरे इश्यूज आते रहे, और ऐसा लगा नहीं कि कोई भी पार्टी बहुत सक्षमता के साथ अपने इश्यूज पे स्टिक किया हो, जो कि इन्होंने काफी मैनिफेस्टोज में शुरू में रेज किए हों या जिनको लेके पिछले 3-4 साल में टाइम टू टाइम बात होती आ रही हो। ऐसा लगता रहा कि एक दूसरे जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के नैरेटिव में उलझते हुए नजर आए, और कहीं पे ये भी नजर आया कि उनका काउंटर करने में ज्यादा टाइम और जो कैंपेन का टाइम उन्होंने बिताया है उस पर गया है, रादर दैन कि वो मेन मुद्दों को अच्छी तरह से अच्छे से उठा सकें। तो इस चीज़ की एक कमी आई थिंक सब जगह लोगों को नजर आई है कि कैंपेन में जो रियल इश्यूज थे उनको अच्छे से उठाया जाना चाहिए था, एक विजन दिया जाना चाहिए था कि आगे उनको क्या करना है, या फिर किन किन इश्यूज में किस तरह से डेवलपमेंट अगर हमारी कंट्री में हुई है, कौन कौन से इश्यूज पे अच्छे से हुई है,
और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बीजेपी या एनडीए को हटाने की बात कर रही हैं, उनके पास क्या विजन है। ये सारे मुद्दे कहीं भी इलेक्शन में कहीं भी वोटर को, आई थिंक वोटर ढूंढता हुआ नजर आया कि इन चीजों पे कुछ उनको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि पार्टी आगे क्या करने वाली है। जो पार्टी क्लेम कर रही है कि वो गवर्नमेंट में आके एक बेटर फ्यूचर के लिए या अच्छी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये सब इश्यूज इस बार पूरे कैंपेन से बिल्कुल मिसिंग लगे। जी योगेंद्र। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इश्यूज बहुत सारे थे, लेकिन वो गौण हो गए और मुद्दे दूसरे गढ़े गए। प्रमोद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये इलेक्शन बड़े ही एक चैलेंजिंग था, और अगर परीक्षा की बात करें पब्लिक की, तो अपनी एक होती है कि अगले 5 साल किन हाथों में जाएगा। लेकिन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन, सारे जो भार जिनके कंधों पे था चुनाव कराने का, वो सारा इलेक्शन कमीशन पे रहा। 2 नोटिस बड़े कायदे के रहे उनके, एक खड़गे को और दूसरा जेपी नड्डा। वो किस बात के लिए दिए गए कि अपने अपने नेताओं को ताकीद किया जाए कि एक मर्यादित भाषा और शैली का प्रयोग करें और किसी भी तरह का धर्म और जाति के आधार पर कोई भाषण नहीं दे। आपको कहीं असर दिखा उसको कि कमीशन भी चाहता तो दिखा सकता था कि ये हो क्या रहा है सारा? नहीं, देखो आप पिछले 20-30 साल के चुनाव के आंकड़े अगर उठाएं तो नोटिस के बाद कोई कार्रवाई हो मुझे तो नजर आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, ये जो आप बता रहे हैं कि मर्यादित भाषा, ये तो पहले ही उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन की, भैया आप जो आचरण संहिता आती है कि आप इस पे, तो अब इसमें नोटिस में क्या उसको नोट दे दिया, वो मर्यादित, वो तो पहले लिखा हुआ है। या तो एक्शन लेना चाहिए था उसमें, तो सीधा एक्शन उस पे तो नोटिस क्या करना, आप तो पहले आचार संहिता में जो सारी चीज लिख चुके, अगर ऐसी हमारे मर्यादित भाषा बोली जा रही है तो आप एक्शन लेते पूरी तरह से, दोनों तरफ से जो हुआ। तो ये तो कोई ऐसा नजर नहीं आता, और कार्रवाई कुछ होनी नहीं। 4 जून और रिजल्ट आया, सरकार बनी, सब ये सट्टे बट्टे एक हो जाएंगे और सब खत्म मामला, देखना। लेकिन अब ये देखना है कि जनता ने किसको पसंद किया है। आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी वो बोल रहे थे कि मोदी के उस खाते में वोट जाएगा, आप डालोगे जो इंद्रजीत को वोट दोगे तो मोदी के खाते में, भाजपा नहीं बोला, मोदी के खाते में जाएगा। आपने पॉइंट नोट किए होंगे सारे। तो ये चुनाव जो घूमा वो नरेंद्र मोदी के बाद ही पर ही इस बार घूमा। हाँ, कांग्रेस की मुझे 2 चीज अच्छी लगी। देखो, उन्होंने खटाखट जो खाई हो, भले ही जो भी, उन्होंने कहा 30 लाख रोजगार हम 10 जून के बाद दे देंगे, शुरू कर देंगे प्रक्रिया। मतलब 30 लाख ठीक है सर, 30 लाख रोजगार अगर देश में मिलता है। दूसरा, मजदूर को, बेरोजगार को और महिलाओं को 1 लाख रुपए साल, खटाखट अगर होते हैं तो। अगर राजस्थान वाला हो जाता है कि 1 2 3 10 तक गिने और किसान का कर्जा माफ, तो वो बात। अगर ये चीजें जो आती हैं तो लोगों को तो लाभ मिलेगा ही। जब उन्होंने, प्रियंका गांधी ने साहब कहा कि जब इतने लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी और इनके माफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते कितने रुपए। तो ये बहस का बड़ा वो था, और इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी किसी ने कोई बहस भी नहीं करी, ना विवाद किया, क्योंकि ये 2 पॉइंट जनता में जबरदस्त चले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारों की नौकरी का, और हरियाणा पंजाब में तो कम से कम जबरदस्त तरीके से मैंने देखा ही इनका सर। और 8500 रुपये जो 8500 रुपये खटाखट बोलते वोट देते, उदाहरण वो करते भी खटाखट पर है ना, एक जुमला सा बन गया था ये। कुछ मुद्दे बने, बाकी तो बयानों पे लड़ते रहे, भिड़ते रहे। उधर से वो उनने फायर किया, उधर से वो जवाब आया। तो मर्यादित भाषा तो दोनों तरफ से ही हुई है। देखो, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप निखारोगे तो पूरी तरह से किसी न किसी को क्लीनर बना दिया, ट्रैक्टर का ड्राइवर बना दिया, तो वो शहजादे को अलग गाड़ी नु कर रहे हैं, शहजादा नू है, 7 पीढ़ी खोल दूंगा। अभी अब जब तुम्हारे पास रहस्य है 7 पीढ़ी के, तो मोदी जी खोलो तो सही, देश को पता तो लगे कि नेताओं का क्या है। अब जैसे आप ये देखें, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, अमित शाह और मोदी जी, अब मलाई खड़गे जी ने खूब सभाएं रैली जो भी की हो, लेकिन उनकी आवाज तो नक्कार खाने में तोती की तरह दब गई। उनका सब कोई वो हुआ ही नहीं पूरी तरह से। मुझे तो नजर आया नहीं कि उनकी किसी ने गंभीरता से लिया हो। तो हाँ, लेकिन राहुल गांधी के सर मैं मानता हूँ, राहुल गांधी ने जो इस बार मुकाबला किया है
प्रियंका गांधी ने जो अपने भाई का साथ दिया है और जो उन्होंने मुद्दे छेड़े हैं और जो उन्होंने बातें बताई हैं, पॉइंट बताए हैं, आप उसकी गहराई में जाओ, वाकई वो हुआ है। कितना करोड़ देश का कहाँ गया, कितना हालात कैसे क्या हुए, अब इनका जवाब तो आया ही नहीं बीजेपी की तरफ से, तो उन पर भी फिर आरोप मारने लग गए। जी जी जी, चलिए मैं प्रमोद जी मैं लौटूंगा, मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, पूरे इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे और इस तरह की चीजें रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 166 सभाएं और 19 रोड शो किए, 176 सभाएं की योगी आदित्यनाथ ने, बाकी तो सबके नीचे। कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं के मोदी की अकेली सभाएं जो जितनी की है उसमें। लेकिन आपको क्या लगता है कि गठबंधन जो किया कांग्रेस के साथ में, इंडिया गठबंधन बनाया, ऐसे ऐसे लोग आपस में शामिल हुए जिनके बारे में पहले सोच, पिछले इलेक्शन में एटलीस्ट ये नहीं था कि ये लोग शामिल, चाहे उद्धव ठाकरे हों, ममता बनर्जी की किसी ने सोचा नहीं होगा, या ये कहूं कि नीतीश कुमार का किसी ने नहीं सोचा होगा 2024 में ये कांग्रेस के साथ में नहीं होंगे। तो गठबंधन जिस तरह के बने हैं अभी, चंद्रबाबू नायडू के लिए पहले किसी ने नहीं सोचा था कि वो जा सकते हैं उधर, अजीत पवार, ये कुछ अलग तरह के घटनाक्रम भी इस इलेक्शन में। तो जनता ने कुछ इस पे विचार किया होगा कि हाँ कौन कहाँ रहा, या जनता के लिए केवल बस एक नाम में एक फैक्टर रहता है कि हाँ मुझे तो इसको चुनना है, मुझे मतलब नहीं कौन किस कैरेक्टर का है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज म्यूट है। सर अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए माइक आपका। मैं लौटूंगा आप तक, मैं आदित्य कांत जी के पास में जाना चाहूंगा। आदित्य जी, 2-3 चीजें इसमें गौर करने वाली रही हैं कि एक तो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के लिए जिन्होंने पहल की वो खुद ही आउट हो गए उससे और एनडीए में घुस गए। दूसरा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि शरद पवार को झटका अजीत पवार इतना गहरा दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में पर्टिकुलर, चाहे एक क्षेत्र में रही हो जिसके आसपास चुनाव रहा हो। देखिए योगेंद्र जी, अगर हम लार्जर पिक्चर इसमें देखें तो जो पार्टीज को ज्वाइन करने का है या दल बदलने का है, ये अक्रॉस द पार्टी लाइंस हमें देखने को मिल जाएगा, चाहे वो नेशनल लेवल पे है चाहे वो लोकल लेवल पे है। अभी जैसे मैं नेशनल लेवल पे आपने जो एग्जांपल्स दिए, मैं अभी हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा, जैसे हिमाचल में 2-2.5 महीने पहले काफ़ी उथल पुथल हुई है पॉलिटिक्स में, और जिसमें कांग्रेस के ऑलमोस्ट 6 विधायक थे जिन्होंने रिजाइन करके अब वो बीजेपी पे साथ साथ में ये लोकसभा के इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो जहां मैं जिस एरिया में वहां हूं, वहां के भी जो सुधीर शर्मा है वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं। और मैं अभी 2 दिन पहले ही किसी लोकल वोटर से वैसे मेरी इंटरेक्शन हो रही थी, तो एक चीज जो मुझे नजर आ रही थी कि लोगों में अब इस चीज को लेके बहुत एटलीस्ट लोकल लेवल पे नहीं रह गया कि कौन किस पार्टी का है, बिकॉज इतने ज्यादा जल्दी चेंजेस हो रहे हैं और उनके लिए फेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं लोकल लेवल पे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि नेशनल लेवल की बात करें तो अब एक्चुअली दोनों तरफ ही इतने ज़्यादा एक्सचेंज हुए हैं या दल बदल हो रहे हैं कि लोगों के लिए अब ये फैक्टर दूसरे पार्टी के लिए निगेट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर वो इस फैक्टर पे जाएंगे कि दोनों तरफ पार्टीज में ही हमें एक जैसे नेता मिल रहे हैं जिन्होंने चेंज किया है। हालांकि इंडिया हमेशा ये गठबंधन है, इन्होंने हमेशा ये दलील दी है कि ईडी के डर से काफ़ी लोग उस तरफ बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन अब ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि पॉलिटिकल ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, उस हिसाब से बहुत सारे हैं जो इंडिया में चले गए हैं आइडियोलॉजी के हिसाब से। अगर आप देखो, या इवन आम आदमी पार्टी अब नेशनल लेवल पे इन्होंने टाई अप किया हुआ है कांग्रेस के साथ, लेकिन आप अगर पंजाब में देखें वो अपना लड़ रहे हैं और उनकी अपनी दलील है उसको लेके। केजरीवाल जी के बयान आप सुनिए तो वो सीधा कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को हटाना है क्योंकि वो देश की दुहाई दे रहे हैं। तो इसमें अब एक्चुअली मुझे लगता है कि जहां तक वोटर्स का सवाल है, वोटर्स के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा आज की तारीख में तो नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है हमें। जी योगेंद्र, आप सही कह रहे हैं। और पूरे अगर सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखना चाहें तो वाकई ये एक आम चौराहे की चर्चा भी कह सकते हैं कि जो लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में दिलचस्पी रखते हो, चाय की दुकान पे आप चर्चा सुन लीजिए, जो मॉर्निंग वॉक होती है लोगों की इसमें पार्क में आप चर्चा सुन लीजिए, जो पहले चर्चा होती थी और पता चलता था कि हमारे रणबांकुरे किस दिशा में जा रहे हैं और क्या स्पीच दे रहे हैं, उसकी चर्चा होती थी। लेकिन अब कोई चर्चा नहीं, लोग ये बता देते हैं कि अब नेता अगली बार क्या बोलने वाले हैं।
मुझे लगता है आपको कि एक बहुत लंबा चुनाव प्रचार रहा तो नेताओं की बड़ी मजबूरी हो गई उसे खींचना, और ऐसे लगने लगा कि शायद थकाऊ है। मोदी जी ध्यान लगाने भी अब चले गए कन्याकुमारी। मेरी आवाज आ रही है? जी ओम जी, आवाज ये पूरा इलेक्शन कैंपेन देखते तो आपको लगता है कि एक बहुत लंबा पीरियड चला गया, इसे थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था? नहीं, देखिए ये तो 14 के इलेक्शन अभी क्या तो अभी अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों के, कितने लोगों के अलावा मोबाइल में आप देख सकते हैं कि मोबाइल में आप देख रहे हैं, उसके साथ ही उसका फर्क पड़ रहा है लोगों के ऊपर। जी योगेंद्र। ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, आवाज सुन रहे हैं ओम जी मेरी? हाँ, मेरी आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, आपकी आ रही है। देखिए ओवरऑल तो सारी चीजें जो कवायद चली है इतने टाइम से, 4 जून को पता लगेगा। जब हम इस वक्त बात कर रहे होंगे तो तस्वीर साफ हो चुकी होगी कि अगले 5 साल देश किन हाथों में जाने वाला है। मोदी या मोदी विरोधी, कौन आएगा, किसके पास में सत्ता आएगी? बस 2 ही चीजें, या तो मोदी या मोदी के विरोध में जो लोग हैं वो आएंगे। आपको लगता क्या है कि पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है, एक वोटिंग परसेंटेज, मेहनत सारे राजनीतिक दलों ने खूब की है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज और पहले जो 2 चरण रहे, विपक्ष से जानबूझ करके उनके कैंडिडेट्स हताशा भरी पोजीशन में रहे, तो आपको लगता है कि इन चीजों को टाला जा सकता था और इंडिया गठबंधन हो चाहे विपक्षी दल हो, उनकी तैयारी उस तरह से नहीं देखने को मिली जैसी होनी चाहिए थी पहले के 2 चरण में? कैंडिडेट्स कहते रहे कि मुझे टिकट जबरदस्ती दिया है, लेकिन बाद तक मोदी जी को या एनडीए के नेताओं को ये बार-बार कहना पड़ रहा और एक बड़ा एग्रेसिव होना पड़ रहा था। उससे लगता तो है कि मजबूती के साथ में विपक्ष ने चुनाव लड़ा, लेकिन पहले के जो 2 फेज हैं, उनमें भी इसी तरह का दमखम विपक्ष दिखाने में कहीं पे ऐसा लगा आपको कि ना काफी था, ना कामयाब रहा, जिससे बचा जा सकता था? देखिए 10 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो लेकर के काफी दिक्कत पैदा करता है। न कोई सेशन था, न कोई लिंगो था, न कोई अंसारी था, न कुरैशी था। ये सब ना होने से तो एक इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपको इसके लंबे वो निकालने पड़े, पीरियड निकालने पड़े, और हर बार परसेंटेज बढ़ने का सिलसिला बना। ये सब चीजें बड़ी रोचक हैं, इनको जानने की जरूरत थी, जिनको बताने की भी जरूरत थी। तो न तो मीडिया बताता है, न अखबार छापते हैं। सारा जो कुछ आता है वो कुछ आ रही है। खैर आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कहते हैं कि विपक्ष ने तो पूरा मुकाबला किया है देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों को अपने हक दिलाने के लिए। आप कहते हैं कि संगठन ने क्या किया? युवा न्याय क्या है, नारी न्याय क्या है, किसान न्याय क्या है, श्रमिक न्याय क्या है, हिस्सेदारी न्याय क्या है, इनकी चर्चा हुई है, पोर्टल पे होती रही है। नेशनल मीडिया को छोड़ दीजिए आप, वो लोग तो इसको दबाते रहे हैं। आप इस बात इस सच को भी जानिए, बहुत जरूरी है और लोगों को पता होना चाहिए। ये नहीं है ये जो स्टैब्लिश किया जा रहा है कि विपक्ष बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं था, विपक्ष के पास में कुछ भी नहीं था। विपक्ष के पास में जो कुछ था वो मेरा ख्याल है कि 4 तारीख को सामने आएगा, सबको समझ में आएगा कि कहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हम अपेक्षा करते थे कि वो पार्टी जो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह से खड़ी रहेगी, वो सिमट के रहेगी 2 लोगों के बीच में। ये वाली बात भी सामने आएगी। तो अभी तो कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो आप भी ऐतराज नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी ऐतराज नहीं कर रहा कि वो उसको भगवान के दूत बना करके भेजा और वो आपका ध्यान कर रहे हैं, और उसकी खबरें छप रही है और दिखाया जा रहा है। ये आश्चर्यजनक नहीं है क्या? ये बहुत एक इंडिविजुअल आदमी का अपना काम है। भारत के प्रधानमंत्री किसी जात का, धर्म का नहीं होता, पूरे देश का होता है। और जब पूरे देश का होता है तो सबको सम्मान देना उसे आना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। अगर ओवरऑल हम देखें, मैंने बहुत सारी जगह पे इस बात को कोशिश की है कि जब हम इलेक्शन में कवरेज करने के लिए गए, जो मुद्दे हम मीडिया पे देखते हैं या फिर नेताओं के भाषण से देखते हैं, धरातल पे कुछ अलग थी। बहुत सारी जगह ऐसे भी मिली कि पब्लिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वोट डालना है बस, वो एक रस्म अदायगी की तरह। जो उत्सुकता और जोश होना चाहिए था मतदाता में, वो नहीं, वो परसेंटेज पे भी आपको देखने को मिलता है। कई जगह हो सकती हैं, लेकिन जातियों में चुनाव पूरा बटा नजर आया, जिसे बचा जा सकता था, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। दूसरा, एक लहर नाम की कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही थी कि लहर है किसी की।
लहर मुझे नहीं कहीं दिखाई दी। हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज के आधार पे वोट कुछ भी है, वो दोनों ही पार्टियों को, दोनों दलों को दावा भी करना पड़ा कि साइलेंट वोटर था वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे पक्ष में। और ये तय मान के चलिए कि चर्चा बेशक कुछ भी करे, लेकिन नींद सबकी उड़ी हुई है, वो चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों वो हो, या फिर जो उत्सुकता से देख रहे हैं 4 तारीख को और हमारे नए लोकसभा संसद भवन को, कि कौन कौन जीत करके जाएंगे, 543 कौन ऐसे होंगे सौभाग्यशाली जो जीत करके पहुंचेंगे। लेकिन नींद सबकी उड़ी हुई है, क्लियर के साथ में कोई नहीं कह सकता। जहां पे दावा किया जाता है वहां के लिए खुद नेता मानने को तैयार हैं कि हाँ वहां थोड़ा गड़बड़ है। खैर चलिए 4 तारीख को नतीजे आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन हाँ, इलेक्शन कैंपेन को लेकर के हमारे एक्सपर्टीज के साथ में आपसे चर्चा की है, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।